गुड मॉर्निंग सबको। और पिछले एक्सरसाइज और पिछली हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे सारा कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नहीं क्लियर है वो पूछ सकता है। कुछ बच्चे पूछे भी थे और लोग भी पूछ लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या करना है, देखिए सबसे पहले वेन डायग्राम का मतलब समझ लेते हैं। कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? It's a diagram in which a universal set is represented by rectangle and its subset are represented by the closed curves, usually circles। मतलब कि वेन डायग्राम की जब बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट जो होता है, जो कि मैंने आप लोग को डिस्कशन किया था, जो कि यूनिवर्सल सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होगा। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किससे हम लोग करेंगे? रेक्टेंगल से। और हम लोग उसके सबसेट्स को, जो कि उसके क्या होंगे, सबसेट्स होंगे, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एक क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल भी कहेंगे, सर्कल भी कह सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो उसके अंदर आ रही है वो क्या होगी? उसकी सबसेट होगी। क्लियर है? जस्ट सपोज दैट एक चीज एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज दैट सेट ए इक्वल टू है आपका यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। कोई एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और एक हम मान लेते हैं, एक सेट ए मान लेते हैं। ए इक्वल टू कितना मान लें? 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5। समझिएगा ध्यान से। तो अगर मुझे दिखाना है इसको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है, आप वैसे तो जान रहे हैं नॉर्मली कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू मुझे फिगर बनाना है तो मैं सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा। बोलो हाँ, यूनिवर्सल सेट बना दिए। अब यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। तो यू हो गया। देखिए एक रेक्टेंगल के अंदर बना है यूनिवर्सल सेट, कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, इसके अंदर इसका सबसेट दिखाते हैं। सबसेट क्या है? 2 3 4 5। 2 3 4 5 2 3 4 5। और जो इसका सबसेट होता है ये क्या है? ए है। ये क्या है? ए है। इसको किसके अंदर रखेंगे? एक सर्कल के अंदर। किसके अंदर रखेंगे? एक सर्कल के अंदर। और बाकी कितने एलिमेंट इसके अलावा बचे? इसके अलावा कितने बचे? 1 बचा, और 5 हो चुका है, 6 बचा, फिर क्या बचा? 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, 10 बचा। कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है। लेकिन हम लोग को करना क्या है कि जो कि सबसेट होगा वो सर्कल के अंदर होगा, उसके अलावा यूनिवर्सल सेट के और जो एलिमेंट होंगे उसके अलावा वो क्या होंगे? रेक्टेंगल वाले में लिखे होंगे। कोई दिक्कत? यानी पूरा देखें, पूरी तरह से तो एक यूनिवर्सल सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो एक है, मान लीजिए इसमें कोई और दूसरा भी आ जाए तो उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए बी बराबर आ गया, बी बराबर आ गया आपका कितना आ गया? 6 7 8। क्या आ गया? 6 7 8। तो बी बराबर 6 7 8 आ गया अगर, तो मैं क्या करूंगा? 6 7 8 को भी क्या करूंगा? इसी में लिख दूंगा, सेट बी मान लूंगा, और ये क्या हो गया? 6 7 8 हो गया। कोई डाउट है यहां तक? नहीं ना? पक्का? चलिए इसको नोट करिए। चलो देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो उसके बाद अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल में क्या ले लें? एक यूनिवर्सल सेट मान लें, और सेट को मान लें सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द विंग्स क्लासेस। ठीक है, अगर मैं विंग्स क्लासेस के सारे स्टूडेंट का एक सेट बना रहा हूं, ठीक, और दूसरा सेट मैं मान लेता हूं सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स ऑफ द विंग्स क्लासेस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का सेट बना रहा हूं, ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट हो गया, एक क्या हो गया? ये उसका क्या होगा? सबसेट हो गया। क्योंकि उसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होंगे उसका पार्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ठीक, तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट को बोल दे रहा हूं, ये ऐसे बड़ा वाला यूनिवर्सल सेट बना दे रहा हूं, ठीक है, और उसके अंदर ए को क्या बना दे रहा हूं? उसका सबसेट। कोई दिक्कत? तो यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके अंदर इसका सबसेट हो गया। मतलब ये सारे इसके लिए क्या करेंगे? ये सारे जो होंगे, मतलब जो यू होगा वो ए के लिए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई तकलीफ? कोई दुख? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। ठीक, इसको नोट करो। चलो देखो, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग क्या पढ़े? यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल सेट का हम लोग क्या देख लिए? डायग्राम देख लिए।
अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पे ऑपरेशन की बात करेंगे। जैसे मान लो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर पे हम लोग क्या ऑपरेशन लगाते हैं, उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, ये करते हैं ना, ये सारे क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है नॉर्मली कि किसी कैलकुलेशन को क्या करना, आसान बनाना। लेकिन यहाँ पे बात जब ऑपरेशन की करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन से मतलब होगा। किससे मतलब होगा, रिप्रेजेंटेशन से मतलब होगा। तो अगर हम लोग वेन डायग्राम पढ़ते हैं और उसमें क्या पढ़ने जाते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या टाइप होता है इसमें, यूनियंस ऑफ सेट। क्या होता है, यूनियंस ऑफ सेट। दूसरा क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और तीसरा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट। क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, जब बात करते हैं किसकी, ऑपरेशंस ऑफ सेट की, किसकी बात करते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट की बात करते हैं। यानी सेट पे क्या क्या ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं। देखिए केवल 3 ऑपरेशन लगेगा। पहला क्या लगेगा, यूनियन लगेगा, दूसरा क्या लगेगा, इंटरसेक्शन लगेगा, तीसरा क्या लगेगा, डिफरेंस लगेगा, यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। एक में क्या पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, और क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद वही चीज इंटरसेक्शन में देखेंगे, वही चीज डिफरेंस में देखेंगे आज के लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको नोट करिए। चलो तो पहले वाले पे आते हैं, पहले ऑपरेशन पे आते हैं, यूनियन ऑफ सेट पे। किस पे आते हैं, यूनियन ऑफ सेट पे आते हैं। तो सपोज कर लेते हैं, लेट A and B be 2 sets। कितने सेट्स हैं, लेट A and B be 2 sets। 2 सेट्स हैं हमारे पास, A और B। then union of set A and B, union of set A and B is represented by क्या, A यूनियन B। इसको यूनिवर्सल सेट में समझिएगा। यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन क्या होता है, U। किसका साइन होता है, यूनियन का साइन क्या होता है, U। मतलब अगर A और B 2 सेट हैं और द यूनियन ऑफ, मतलब A और B 2 सेट के यूनियन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, A यूनियन B। क्या होता है, A यूनियन B। अब दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज दैट आपके पास क्या एक सेट है, कितना है, 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट कितना है, B बराबर आपका मान लेते हैं 5 6 7 8। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, 2 सेट का कॉम्बिनेशन होता है। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, 2 सेट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। मतलब 2 सेट में जितने एलिमेंट लिखे हैं उसको मिला के अगर एक सेट लिख देते हैं तो टोटल क्या बन जाता है, यूनियन बन जाता है। तो मैं सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या कहलाया आपका, यूनियन ऑफ सेट कहलाया। आप बोलेंगे सर 5 तो 2 बार है, लेकिन स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। यानी यूनियन ऑफ सेट को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल है कि आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ आ रहा है। मान लेते हैं एक सेट ए है, ए बराबर मान लेते हैं वॉवेल्स हैं, A E I O U। ठीक है, और दूसरा सेट बी है, आपके पास I और O U। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों का क्या लिखना रहे, यूनियन लिखना रहे, तो मैं फिर से क्या लिखूंगा, A E I O U। ठीक है, दोनों सेट का कॉम्बिनेशन हो गया ना। अब देखिए फिर से इसमें आप बोलेंगे 2 बार आया है, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। इसको भी नोट करिए जल्दी से। चलो देखो 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि और आपका ग्रिप इस पे मजबूत हो जाए। ठीक, आप क्या पढ़ते हैं, सेट A बराबर x is such that x is a prime number less than 10। एक सेट ये हो गया, और दूसरा सेट हो गया है B बराबर x is such that x belongs to integer, x की वैल्यू -5 से 5 तक। देखो इंक्लूड वाला नहीं है। ठीक है, मतलब याद है ना कैसे करते थे इसको। ठीक, तो x is such that is a prime number less than 10। तो A को अगर मैं लिखता हूं, A बराबर अगर लिखता हूं, ए सेट क्या दे रहा है, प्राइम नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं, 2 होगा सबसे छोटा, फिर
3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। 9 होगा नहीं चिरकुटो, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है गधों। ठीक है, तो प्राइम नंबर कितने हो गए? 2 3 5 7। ठीक है, और दूसरा सेट बी देख लेते हैं। यहीं पे जगह का मैं जो क्वेश्चन बताना है, दूसरा सेट बी देख लेते हैं। बी क्या है? x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है जिसकी वैल्यू -5 और 5 के बीच में है। -5 और 5 तक नहीं है, -5 और 5 के बीच में है। ठीक है, -5 to 5। कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे? कितना हो गया? -4 -3 -1 0। इंटीजर की बात हो रही है। 1 2 3 4। ठीक है, बस 4 तक, 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर मुझे इन दोनों का यूनियन लिखना हो, क्या लिखना हो? इन दोनों का यूनियन लिखना हो, ए यूनियन बी लिखना हो, इसका मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट क्या कर देते हैं? लिख देते हैं ए और बी के। तो सबसे पहले -4 आएगा, -3 आएगा, -1। अरे -2 कहाँ गया चिरकुटो? बताए भी नहीं, कैसे बताओगे? ठीक, चलो देखो क्या हो गया। -4 -3 -2 -1 0। 0 के बाद क्या आ गया? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और 4 आएगा। हाँ आएगा। 5 आएगा। हाँ आएगा। 7 भी आएगा। यानी देखो सिंपल सी चीज है, क्या करना है? दोनों सेट को मिला के लिखना है। देखो -4 -3 -2 -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच रहा है? 5 और 7 बच रहा है, तो 5 और 7 को भी लिख दिए। ये क्या हो गया? यूनियन ऑफ सेट हो गया। कोई दिक्कत? अब बोलोगे सर आप तो 2 का बताए हैं, 3 का आ जाए तो 3 का भी वही करेंगे बैलों गधों। देखो इधर देखो, a बराबर 1 2 3, b बराबर 3 5, c बराबर 4 7 8। तो a यूनियन b यूनियन c इसको लिखेंगे। मतलब a का यूनियन b के साथ, b का यूनियन c के साथ। ठीक है, इन तीनों को क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, फिर से सारे एलिमेंट लिख लो। 1 2 3, 3 रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 भी तो होगा, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। मतलब कुछ नहीं करना है, जो एलिमेंट लिखे हैं वही नोट कर देना है, बस कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, पॉज करके वीडियो नोट करो, क्योंकि मैं रोकूंगा नहीं वीडियो को। तो पॉज करके नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। देखो मैथमेटिकली हम लोग किसी भी यूनियन को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? जैसे ये तो मान लो अपने समझने की बात हो गई, क्वेश्चन लगाने की बात हो गई, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं वो एक अलग सिंबल से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं x इज सच दैट x, ठीक, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब समझो। ठीक है, यही चीज अभी तक तुमको नॉर्मली समझ में आ रही थी, लेकिन जैसे मैं ऐसे लिखा हूं तो कई लोग का पसीना निकलना स्टार्ट हो गया कि सर ये कैसे, बेहोश हो गए। ठीक, देखो ध्यान से, x बिलोंग्स टू x इस तरह से है, जैसे मान लो 2 सेट हैं a और b। अब क्या कर रहे हैं? जब यूनियन निकाल रहे हैं दोनों का a यूनियन b निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सेट a का एलिमेंट और सेट b का एलिमेंट, दोनों एलिमेंट लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या हुआ? या तो a के एलिमेंट या तो b के एलिमेंट। और का मतलब क्या हुआ? या तो a के एलिमेंट या तो b के एलिमेंट। अच्छा मान लो मैं बोल लूं तुमसे कि तुम्हारे माता पिता या तो गोरखपुर से उनका ओरिजिन है या तो गोरखपुर के बाहर से उनका ओरिजिन है। ठीक, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपके माता पिता का ओरिजिन या तो गोरखपुर से है या तो गोरखपुर के बाहर से है। ठीक है, देखो गैया बोल रही है, सुनना मत, या तो गोरखपुर के से है या तो गोरखपुर के बाहर से है। तो आप इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे? एकदम ट्रू मान लेंगे। ठीक, क्योंकि जो जिनके पेरेंट्स का ओरिजिन गोरखपुर से, उन्होंने गोरखपुर को एक्सेप्ट किया, और जिनका गोरखपुर के बाहर से, उन्होंने गोरखपुर के बाहर को एक्सेप्ट किया। तो मेरा ये स्टेटमेंट सही है, जब मैंने और या तो लगा दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं आपके पेरेंट्स का ओरिजिन जो है वो गोरखपुर और गोरखपुर के बाहर से है, तब आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि मैंने एंड लगा दिया। एंड का मतलब यहां भी है वहां भी है। क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान का जो ओरिजिन है वो 2 जगह से हो सकता है? नहीं। ठीक है, तो और का मतलब क्या होगा? या तो ये या तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? चलो इसको नोट करो कि x बिलोंग्स टू x
मैथमेटिकली हम लोग यूनियन को अगर डिनोट करेंगे तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू A या और x बिलोंग्स टू B। इसका मतलब केवल सिंपल सा इतना हुआ, ये इसको मैथमेटिकली डिनोट करने का तरीका हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, इसको नोट करिए। चलो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। मैं लिखा यूनियन एंड द वर्ड और दोबारा लिखा यूनियन एंड द वर्ड एटलीस्ट, ठीक है। याद करो क्लास 10th में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे तो वहां पे एटलीस्ट वर्ड आता था। जब हम लोग किसको उछालते थे, एक कॉइन को उछालते थे या दो कॉइन को उछालते थे। मान लो दो कॉइन को टॉस किए और बोलते थे, दो कॉइन को टॉस करने के बाद दो कॉइन को टॉस करते थे, क्या आता था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो मैं बोलता था वहां पे आप लोग से कि देखिए इसमें क्या निकालना है, एटलीस्ट वन हेड। क्या निकालना है, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड और दो हेड भी आ सकता है ना। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट वन हेड या दो हेड। अगर तीन कॉइन उछाले तो एटलीस्ट वन हेड या दो हेड या तीन हेड। या हम लोग पत्ती वाला खेलते थे, जब खेलते नहीं थे चिड़कुड़ो, पत्ती वाला पढ़ते थे, ठीक है, कार्ड्स पढ़ते थे, प्लेइंग कार्ड्स पढ़ते थे। तो वहां पे देखते थे कितनी कार्ड्स होते थे, 52 होते थे। 52 में से अगर हम लोग बोलते थे एक एस निकालना है तो टोटल एस कितने होते थे, 4। एक एस निकाल देते तो आप क्या लिखते थे, एक एस के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल देते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ वहां पे ये बोलता था कि एटलीस्ट वन एस, एटलीस्ट वन एस, तो इसका मतलब क्या है, कम से कम एक एस, लेकिन दो भी तो हो सकता है, तीन एस भी तो हो सकता है, चार एस भी तो हो सकता है। बोलिए मैक्सिमम कितना होता है, 4। तो हम लोग एक एस के लिए निकालते थे, प्लस करते थे, फिर दूसरे एस के लिए निकालते थे, फिर प्लस करते थे, तीसरे एस के लिए निकालते थे, फिर प्लस करते थे, चौथे एस के लिए निकालते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद आ रहा है। तो मतलब कोई भी चीज से, मान लीजिए मैं बोला आपको, मेरा खूब मन कर रहा है आज किसी को मारने का, ठीक, मैं बोला कि मैं तुमको कम से कम एक चाटा मारूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, जितना मर्जी उतना मारूंगा, मेरा मन, जब तक मेरा मन नहीं खत्म होगा तब तक मैं मारता रहूंगा। एक चाटा तो मारूंगा, ये कंफर्म है। लेकिन दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इनफाइनाइट थप्पड़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन, अगर कहीं पे यूनियन की बात होती है और वहां पे यूनियन ना देके आपको वर्ड दे दिया और, तो आपको समझना है क्या वो किसकी बात कर रहा है, यूनियन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यूनियन की बात कर रहा है। देखिए हमेशा आपको यूनियन नहीं पूछेगा, आपको अगर बीच क्वेश्चन में और दे दिया तो और का मतलब आपको दिमाग में क्या बैठाना है, यूनियन। मेरी बात समझिएगा, देखिए ये आज भी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी फिर पढ़नी है 11th 12th दोनों में, उसमें भी इंपॉर्टेंट है, और आपका किसमें इंपॉर्टेंट है, आपका रिलेशन फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट है। तो दिमाग, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो सबसे टफ चैप्टर माना जाता है 11th क्लास का, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो और का मतलब आप हमेशा क्या याद रखेंगे, यूनियन, या यूनियन का मतलब क्या याद रखेंगे, और एटलीस्ट का मतलब भी आप क्या याद रखेंगे, यूनियन, या यूनियन का मतलब क्या याद रखेंगे, एटलीस्ट। मतलब अगर कहीं पे और दिया है तो आपका मतलब क्या सोचेंगे, यूनियन। यदि कहीं पे एटलीस्ट दिया है तो आप क्या याद रखेंगे, यूनियन। या यूनियन दिया है तो आप क्या सोचेंगे, या तो ये और हो सकता है या तो एटलीस्ट हो सकता है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेंगे, लेकिन दिमाग में ये बैठा रखिए कि यूनियन और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सॉरी, और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। दिमाग में बैठा रखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट करिए। चलिए एक देखिए इंपॉर्टेंट एक चीज समझिए जो अभी लास्ट में समझाया हो, और का मतलब, एटलीस्ट का मतलब, उसको समझिए फिर से। अगर ए यूनियन बी कहीं दिखा है, कहीं पे लिखा है ये यूनियन बी लिखा है, तो उसका मतलब क्या है, इज अ सेट ऑफ, जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग, इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट्स, क्रिकेट एंड फुटबॉल। जैसे मान लीजिए ए जो है वो क्रिकेट खेलने वाले हैं, बी जो है वो फुटबॉल खेलने वाले हैं, और सी जो है वो हॉकी खेलने वाले हैं। तो ए यूनियन बी जो दिखाएगा वो क्या दिखा रहा है कि ए यूनियन बी दिखा रहा है इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स का सेट दिखा रहा है जो कि हु प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट, क्रिकेट एंड फुटबॉल, जो कि क्रिकेट और फुटबॉल में से कोई एक खेलते हैं। अगर कोई ए सेट है, कोई बी सेट है, और कह रहा है ए यूनियन बी दिखा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि कोई एक चीज खेलते हैं, या तो क्रिकेट खेलते हैं या तो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक। दोबारा बी यूनियन सी कह रहा है या तो फुटबॉल खेलते हैं या तो हॉकी खेलते हैं, ठीक है, या तो फुटबॉल खेलते हैं या तो हॉकी खेलते हैं, या तो फुटबॉल या तो हॉकी। तो अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी यूनियन सी क्या दिखाएगा, तो आपके दिमाग में कुछ बन रहा है। अगर ए यूनियन बी क्रिकेट और फुटबॉल, बी यूनियन सी फुटबॉल और हॉकी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी दिखाना चाहिए क्या, कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले
एट लीस्ट वन ऑफ द गेम क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। तो लिखेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एट लीस्ट क्या, एट लीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक खेलने वाले के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी। याद रखिए फिर से, और का मतलब एटलीस्ट का मतलब दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर दो में से कोई एक खेलता है तो ए यूनियन बी, ठीक। और अगर तीन में से कोई एक खेलता है, कम से कम कोई एक खेलता है, दो में से कम कोई एक खेलता है तो ए यूनियन बी, और तीन में से कम कोई एक खेलता है तो ए यूनियन बी यूनियन सी। चार में से कोई एक कम से कम खेलता है तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। इस तरह से आप कर सकते हैं। वैसे तीन तक ही आप में बहुत है, ठीक, कोई दिक्कत, नोट करिए। फिर प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ड यूनियंस। चलो, यहां तक कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है। यूनियन में जो जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कहीं भी आ सकता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा, ठीक, बता रहा हूं। हाँ, देखिए, इफ x डज नॉट बिलोंग टू, ये क्या है, डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। अगर x जो है वो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, x जो है वो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इंप्लाई कर रहा है x ना तो a में बिलोंग होगा ना तो b में बिलोंग होगा। समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए एक ये हम लोग बात कर रहे हैं, एक सेट की बात कर रहे हैं, एक x की बात कर रहे हैं। जब a यूनियन b का ही पार्ट नहीं है तो क्या वो a और b का अलग से पार्ट होगा? जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया a बराबर 3 4, ठीक है, b बराबर 5 6, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक लिख दे रहा हूँ a यूनियन b बना के, इसको लिख दे रहा हूँ 10 11 12। तो क्या इसका कोई एलिमेंट इसमें है? नहीं है। इसका कोई एलिमेंट इसमें है? नहीं है। तो ना तो ए बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, ना तो बी बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, यानी ए यूनियन बी जो होगा वो एक्स में बिलोंग नहीं करेगा। कोई दिक्कत? सही है ना? ठीक है, देख लीजिए, ना तो ए का कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, ना तो बी का कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी ना एक्स ए में बिलोंग करेगा ना एक्स बी में बिलोंग करेगा। तो अगर एक्स ए और बी में बिलोंग नहीं करता है तो ए यूनियन बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। दूसरा चीज देखिए, ध्यान से इंपॉर्टेंट है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ए इज द सबसेट ऑफ बी होने का मतलब क्या होता है? ए छोटा होता है बी से या बराबर हो सकता है? बड़ा तो हो नहीं सकता है। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए इक्वल टू 3 4 5 6 और बी इक्वल टू ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए, कौन छोटा है? ए, कौन बड़ा है? बी। तो लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, लिखेंगे। और जिस दिन ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा, और अगर हम इस दोनों का क्या निकाल लेते हैं, यूनियन निकाल लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों के यूनियन को सारे एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3 4 3 4 5 6। तो देखिए ध्यान से, जिस दिन ए सबसेट हो गया बी का, उस दिन ए यूनियन बी क्या आएगा? क्या आ रहा है? ए यूनियन बी क्या आ रहा है? बी ही तो आ रहा है। ए यूनियन बी क्या आ रहा है? बी ही तो आ रहा है। जिस दिन ए यूनियन बी होगा, जिस दिन ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा, उस दिन ए यूनियन बी क्या आएगा? क्या आएगा? बी आएगा। मतलब जो बड़ा वाला है वही आ जाएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा वाला सेट होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरा लॉ, तीसरे लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है कि कम्यूटेटिव लॉ है कि एसोसिएटिव लॉ है, बस लिखने बता दिया हूं ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए हो सकता है। जैसे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, 2 + 3 बराबर 3 + 2 होता है, बराबर 5 ही होगा, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? बी यूनियन ए होता है, ठीक है। मतलब ए में यूनियन करेंगे बी का, चाहे बी में यूनियन करेंगे ए का, दोनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा। कोई दिक्कत? सही है। अब इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि दो चीज को एक साथ लिए, एक को छोड़ दिए, या दो को छोड़े, एक को एक साथ ले लिए, इस तरह से, मतलब ऑर्डर वाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी किए, ठीक है। ए यूनियन बी, ए ब्रैकेट में रख लिए, यूनियन क्या कर दिए? सी रख लिए। मतलब ए का पहले बी के साथ यूनियन निकाले, फिर जो आया उसका सी के साथ यूनियन निकाले। लेकिन
इसमें क्या कर दिए, ए को पहले कर दिए और बी यूनियन सी को बाद कर दिए। तो आप किसी को भी पहले या बाद करेंगे, चाहे 4 सेट हो, चाहे 5 सेट हो, चाहे 10 सेट हो, चाहे 20 सेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसमें, एसोसिएटिव लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी ऑर्डर में चेंज करने पे यूनियन की प्रॉपर्टी में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दिमाग में बैठा लीजिए, यानी ये भी दिमाग में बैठा होना चाहिए। अब पांचवा को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी आप क्लास 10th में पढ़े थे। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसमें कोई चीज कभी चेंज ना हो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 देगा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो वो आइडेंटिटी कहलाएगी, एक अलग सी पहचान कहलाएगी। तो अगर किसी भी सेट में अगर कोई नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, यानी कि क्या बोल देंगे, फाई, किसी भी सेट में कोई नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट यानी कि फाई, हम लोग यूनियन उसका निकालते हैं तो वो क्या मिलेगा, ए ही तो मिलेगा। मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4 5 6, दूसरा सेट है फाई, ठीक है, दोनों का यूनियन निकाले तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 ही तो मिलेगा। यानी कि अगर किसी सेट का नल सेट के साथ हम लोग यूनियन निकालते हैं तो वही सेट हमको मिल जाता है, और उसी सेट मिलने के कारण इसको कहा जाता है क्या, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा है एक और लॉ 6 वाला, ए यूनियन ए। किसी भी सेट, सिर्फ उठाइए और कुछ नहीं है, फालतू है लेकिन फिर भी समझ लो, कभी दिमाग में आ गया तो बोलोगे सर आप तो नहीं बताए थे। ए यूनियन ए, ए यूनियन ए का ए के साथ ही किसी सेट का उसी सेट के साथ, मान लो एक सेट है ए बराबर 2 3 4 5 6, फिर ए बराबर 2 3 4 5 6, तो दोनों का यूनियन हुआ क्या आएगा बे, ए 2 3 4 5 6 ही तो आएगा। तो ए यूनियन ए बराबर क्या हो गया, ए ही आएगा। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट, IDEMPOTENT, आइडेम्पोटेंट लॉ। कोई दिक्कत, इस लॉ को नाम बस याद रखना। इस लॉ का मतलब क्या होता है कि सेम सेट का सेम सेट के साथ यूनियन निकालना ही क्या होता है, अगर वही सेट आ जाए तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक, और ये क्या है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का किसी सेट, कोई भी सेट दुनिया का हो, उसके साथ अगर यूनियन निकाल देंगे तो क्या आएगा, यूनियन ही तो आएगा। मतलब किसी सेट का किसी सेट के साथ अगर यूनियन निकालते हैं, किसी यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ अगर हम लोग क्या करते हैं, यूनियन निकालते हैं तो वो क्या आता है, यूनियन ही आता है। तो कितने लॉ हुए, 7। कितनी प्रॉपर्टीज हुई, 7। तो इन 7 प्रॉपर्टीज को दिमाग में बैठा लो। क्या, इन 7 प्रॉपर्टीज को, यूनियन की प्रॉपर्टीज को दिमाग में बैठा लो। जब हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज सेम होंगी यूनियन की, कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगी। तो दिमाग में बैठा लो कि सारी हम लोग की प्रॉपर्टीज को क्या करना है, याद रखना है, समझना है और लिखना है। ठीक है, देखते हैं दूसरे वीडियोज में, नोट करिए। चलो देखते हैं आगे। यूनियन क्लियर हो गया है। यूनियन के बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। यूनियन की प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गई, दिमाग में बैठा लेना, नहीं याद करोगे तो कोई काम नहीं होने वाला है। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। अगर तुम्हारे पास 2 सेट है और उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, is the set of all the elements which are common in A and B and denoted by A union B। ठीक है, अब क्या करना है, देखना है। तो समझ में आया, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स A and B is the set of all the element which are common in A and B। इंटरसेक्शन का यार छोटा सा मतलब होता है कॉमन। अगर कोई जो 2 चीज है उसमें से अगर कोई एक चीज कॉमन है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। कोई 3 चीजें है उसमें से कोई चीज कॉमन है तो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, A बराबर 1 2 3, B बराबर 1 2 3 4 5 6, अगर कोई एग्जांपल लेते हैं और इसका हम लोग इंटरसेक्शन यहीं पे कोपचे में देख लो, जगह नहीं है, कोपचा देख लो, A इंटरसेक्शन B देखते हैं तो देखो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, तो हम लोग बोल देंगे 1 2 3 इज द व्हाट, इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। ठीक है, अब देखते हैं A बराबर ABC, B बराबर EFGH, क्या दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है। तो अगर दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब कोई सेट नहीं हुआ, और कोई सेट नहीं हुआ तो नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया। ठीक, तीसरा है A बराबर 1 2 3, B बराबर 2 4 6, C बराबर 1 2, तो 3 आ गए। तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तीनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर क्या हो जाएगा, 2। कोई डाउट, इसको छापो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब मैथमेटिकली हम लोग जैसे किसको रिप्रेजेंट किए थे, यूनियन को। यूनियन को क्या रिप्रेजेंट किए थे, याद रखो दिमाग में,
x is such that x belongs to A और x belongs to, और बीच में क्या था, और था, ये मेन चीज है, x belongs to B, ठीक है। ये हम लोग इसके लिए लिखे थे यूनियन के लिए, यानी या तो ये या तो B, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन की। अभी जो एग्जांपल दिया था गोरखपुर और गोरखपुर के बाहर वाला, वही एग्जांपल सोचो कि अगर ए के पास भी कोई चीज है, बी के पास भी कोई चीज है, दोनों में कॉमन है, तो उसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे। यानी ए एंड बी दोनों के पास होना चाहिए। अगर एंड आ रहा है और आ रहा है तो बीच में क्या, और हिंदी का और, इंग्लिश का और नहीं है, ठीक है, हिंदी का और इंग्लिश का एंड अगर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। यानी x is such that x belongs to A, किसी एक सेट में A में बिलोंग कर रहा है और वो x किसी सेट B में भी बिलोंग कर रहा है, तभी वो क्या होगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा, A इंटरसेक्शन B कहलाएगा। समझ में आया, ठीक। जैसे हम लोग यूनियन में दो वर्ड देखे थे, पहला वर्ड क्या देखे थे, और दूसरा वर्ड क्या देखे थे, एटलीस्ट। उसी तरह इंटरसेक्शन में हम लोग दो वर्ड देखेंगे कि अगर कहीं पे एंड आता है तो उसका भी मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन, कहीं पे बोथ आता है तो उसका मतलब भी क्या होगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दिमाग में एक चीज बैठा लो, जब यूनियन की बात करेंगे तो अगर क्या आया, और आया या एटलीस्ट आया तो इसका मतलब यूनियन, और अगर एंड आया या बोथ आया तो इसका मतलब इंटरसेक्शन। दिमाग में चीजें बैठ गई। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है और तुमको इसको देखने में दिक्कत होगी, डाउनलोड करने में दिक्कत होगी, इस वजह से यहाँ पे वीडियो का मैं एंड कर रहा हूं। तो तुमने क्या सीख लिया, यूनियन सीख लिया, प्रॉपर्टी सीख ली, उसको लिखने का तरीका सीख लिया, इंटरसेक्शन सीख लिया, इंटरसेक्शन को लिखने का तरीका सीख लिया। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पे कल बात करेंगे, तो यूनियन अच्छे से समझ लेना, ताकि इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिफरेंस ऑफसेट पढ़ेंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कल बात करते हैं इस पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जाओ।